अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस लॉ को स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस लॉ में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, ख़ास तौर पे लेक्चरार के टेस्ट में। अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। जो प्रॉमिस होता है ना, प्रॉमिस वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का कम्बिनेशन होता है। यानी एक पर्सन ने किसी चीज़ को बेचने या ख़रीदने का प्रपोजल दिया दूसरे पर्सन को और दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेप्ट भी किया, तो ये दोनों चीज़ें मिल के प्रॉमिस बनती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन प्रपोजल दे रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो प्रॉमिस नहीं होगा। प्रॉमिस में ये दोनों चीज़ें हैं कि एक प्रपोज कर रहा हो और दूसरा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो ये दोनों चीज़ें मिल के प्रॉमिस कहलाती हैं। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से अहम है। और अगर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी ऐड हो जाए तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। अब कंसिडरेशन क्या हो सकती है? यानी कोई पैसे हो सकते हैं, कोई गुड हो सकता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर कंसिडरेशन साथ उसके ऐड हो जाए प्रॉमिस के साथ, तो फिर उसको कहा जाता है एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट के साथ लॉ भी ऐड हो जाए, यानी जो एग्रीमेंट हो रहा है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो जाए, तो फिर उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, यानी एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉ हो या अंडर इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले जो उसमें खसूसियत है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी एक पर्सन ऑफर कर रहा हो या एक पार्टी ऑफर कर रही हो और दूसरी उसको एक्सेप्ट कर रही हो, तो तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर एक पर्सन ऑफर कर रहा है दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पर्सन ने ऑफर किया ही नहीं, दूसरा ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है उसे, ठीक है ना, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का होना लाजमी है और इन दोनों के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। यानी प्रपोजल देने वाले और प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले दोनों के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए और जो उनकी कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल की जो है ना, अल्कोहल को बेचने या ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्योंकि इल्लीगल है, लॉफुल नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो कंसिडरेशन है जिसकी खातिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो लॉफुल होना चाहिए। अगला पॉइंट है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज हैं उनमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये है कि वो 18 साल से या 18 साल से बड़े होने चाहिए, ठीक है ना, मेजर होने चाहिए। दूसरी ये है कि उन दोनों पार्टियों का माइंड साउंड हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी जो है ना वो पागल है, ठीक है ना। और दूसरा ये है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी एक पार्टी को ना लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो, डिस्क्वालीफाई कि ये जो पर्सन है, ये जो पार्टी है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पार्टीज जो होती हैं उनमें 3 चीज़ें होनी चाहिए: अटेन्ड एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है वो फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट यानी दोनों पार्टी आज़ादाना तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, किसी एक पार्टी को मजबूर ना किया जा रहा हो कि वो जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने, तो तब वैलिड होगा। अगर किसी को मजबूर किया जा रहा है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, जिस मकसद की खातिर वो कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। अब ये वाइड के बारे में अभी जाके पढ़ते हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की। अगला पॉइंट ये है सर्टेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो सर्टेन हो, इबाहम ना हो, कोई बिल्कुल वाज़ेह हो कि किस चीज़ की खरीदो फरोख्त का या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बजाते खुद वाज़ेह होना चाहिए और उसको परफॉर्म करना भी पॉसिबल हो। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जनाब
चांद को हाथ लगा के आना है, ठीक है ना। अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नासा के लिए पॉसिबल होगा लेकिन हमारे लिए तो नहीं, आम पर्सन के लिए तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सर्टेन होना पड़ेगा, सर्टेन हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो तय किया जा रहा है उसको परफॉर्म करना भी पॉसिबल हो। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मॉर्टगेज, लीज, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये जो होते हैं ना, ये रिटन होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं, ऑरल भी, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मॉर्टगेज, ठीक है ना, लीज, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका रिटन होना लाजमी है। आगे सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स तय की जा रही है ना, वो वाजे होने चाहिए हर पार्टी के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना, और दोनों पार्टियों को कोई इबहम बाकी न रहे। तो ये हमने पढ़ी है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हमने क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया हुआ है, तो अब आगे जाके हम टाइप्स देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कितनी हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप्स है ना, उसे 3 तरीके से तकसीम किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, ठीक है ना, दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, और तीसरी है ऑन द बेसिस ऑफ, ये गलत लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये आप काट लीजिएगा, यहाँ एग्जीक्यूशन है।